वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज अपनी दूसरी क्लास में हम इंडियन पॉलिटी का सेक्शन कवर करेंगे। तो जैसा कि आपको जानकारी है, पिछले सेशंस में हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बहुत विस्तार से कुछ चीज़ें जानी थी कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ। क्रिप्स मिशन एंड कैबिनेट मिशन से होते हुए हम देखते हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, उसमें सीट्स का अलॉटमेंट का क्या क्राइटेरिया था, कम्युनल बेसिस पे जो इलेक्शंस होने थे उनका क्या क्राइटेरिया था, और किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्टली किया गया था हमारे देश की जनता के द्वारा। और उससे रिलेटेड कुछ डिबेट्स थी जिनके बारे में हमने क्लैरिफिकेशन दिया था। उसके बाद जब हम देखते हैं कि पहली मीटिंग होती है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसमें टेम्पररी प्रेसिडेंट चुने जाते हैं और फिर परमानेंट प्रेसिडेंट चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देन वी हैव स्टडीड अबाउट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन व्हिच वाज proposed in the Constituent Assembly by Jawaharlal Nehru on 13th December 1946। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से रिलेटेड क्या बातें थी, और इसको पास किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ये कुछ डेट्स हैं जिनके बारे में जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ से अगर मैं आपको बताते चलूँ कि जो कैबिनेट सबसे पहले क्रोनोलॉजिकली समझे तो 1942 में आया है क्रिप्स मिशन प्लान, ये हमें पता होना चाहिए। देन 1946 में आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन आता है कैबिनेट मिशन। ये मिशन दरअसल जो ब्रिटेन के मिनिस्टर्स हैं, ब्रिटेन की पार्लियामेंट भेजती है मिनिस्टर्स को इंडिया में, और वो डिस्कस करेंगे इंडियन फ्रीडम लीडर्स से या इंडियन फ्रीडम फाइटर्स से कि कैसे ट्रांसफर करनी है पावर फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया, बिकॉज नाउ दे डिसाइडेड टू फ्री इंडिया। तो ये 1942 और 1946 के ईयर इंपॉर्टेंट है। पहले क्रिप्स आया, देन कैबिनेट मिशन आया, ये जानना भी जरूरी है। और क्रिप्स मिशन अंडर सर स्टेफर्ड क्रिप्स आया था। ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस हैं जिन्हें आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि नवंबर 1946 में फॉर्मेशन होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और इसकी जो फॉर्मेशन में जो सीट्स का अलॉटमेंट है, टोटल 389 सीट्स हैं, जिसमें 296 फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया और 93 हमने देखी थी प्रिंसली स्टेट से। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन है वो हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो इसके बारे में हम पिछली क्लास में काफ़ी इलैबोरेटली बता चुके हैं। अगर आपको जानना हो तो अपने हमारे पिछले वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। मैं अभी आपको ये बात बता रहा हूँ कि कौन कौन सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जिनको जानना जरूरी है। तो क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें किस तरीके से इलेक्ट किए गए थे, और आफ्टर द इलेक्शन हाउ मेनी सीट्स गॉट। तो कांग्रेस को मिली 208 सीट, 73 मुस्लिम लीग को एंड 15 और ये 93, इसका मोटा मोटी अनुमान होना चाहिए। उसके बाद जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी जो हमें याद रखनी पड़ेगी वह है द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच वाज हैपेंड ऑन 9th दिसंबर 1946। और जो पहली मीटिंग थी उसमें 211 मेंबर्स ने टेक पार्ट किया था, और एक्चुअल में 389 मेंबर्स होने चाहिए थे। तो मुस्लिम लीग एंड प्रिंसली स्टेट्स ने नहीं भेजे थे। ओके, तो ये है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। और कौन सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो हमें जाननी चाहिए, दैट इज सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में। SD फैक्ट्स एंड अनिल कुमार हैज जॉइंड अस। वेलकम टू द क्लास। सच्चिदानंद सिन्हा पहले टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देन 11 दिसंबर 1946 की डेट हमें जाननी होगी, और इसमें है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद became the permanent president of the assembly। तो ये डेट्स 9, उसके बाद आती है 11, और उसके बाद आएगी 13, +2 करते चलेंगे। तो 9th दिसंबर, 11th दिसंबर, 13th दिसंबर की डेट हमें याद रखनी होगी। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे याद रहेगा, तो बार बार जब आप इस जो कहानी है पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जुड़ी हुई, अगर उसको देखेंगे, उसे पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आपको जैसे बहुत सारी डेट्स याद रहती हैं अपने आम जीवन में, ये डेट्स भी आपको याद हो जाएंगी। और अगर ना हो तो पहली डेट 9 दिसंबर याद कर लीजिए, और उसमें +2 जोड़ते हुए जो भी प्रोसेस है वो आगे बढ़ती है। फिर हम 13 दिसंबर में
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं। सो दिस इज द टोटल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो अभी तक हमने आपको दी और जो याद करनी होगी। बाकी की बातें एज अ स्टोरी या एज अ कॉन्सेप्ट की तरह है, उन्हें सिर्फ समझना होगा और उनका जो क्रक्स है वो जान लेने से ही आप एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है इनमें आपको फैक्ट याद करने पड़ेंगे। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमने विस्तार से देखा है, आप पिछली क्लास में इसे जरूर दोहराइएगा। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का रिलेशन इसके साथ आएगा, प्रीएम्बल के साथ। ये भी हमने पिछले जो वीडियोस हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा। ओके, अनिल कुमार इज सेइंग ध्रुव, आई थिंक इनका नाम ध्रुव है और अनिल कुमार नाम से इन्होंने लॉगिन किया है। तो आज की क्लास में अब हम देखते हैं जो हमने पिछली क्लास में कुछ कमिटीज पे डिस्कशन किया, जिसमें ये सारी कमिटीज जिसके प्रेसिडेंट हैं जवाहरलाल नेहरू, और ये सारी कमिटीज हैं जिनके प्रेसिडेंट हैं राजेंद्र प्रसाद। ये एंटरिम गवर्नमेंट जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो पहले इलेक्शन है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, वो नहीं हो जाते तब तक एक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो कि तब तक संभालेगी भारत की जो भी सत्ता है उसे। तो उसे हम कहते हैं एंतरिम गवर्नमेंट, यानी कि फिलहाल के लिए काम चलाने के लिए हमने एक गवर्नमेंट बनाई है, ये इलेक्शन तक काम करेगी भारत में शासन चलाने का। इस अंतरिम गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और देश के पहले प्रेसिडेंट थे यानी कि राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन दोनों के पास क्रूशियल कमिटीज होंगी जो कि आपने यहाँ देखी हैं। इसके अलावा एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें हम कहते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया। और इनके पास न सिर्फ आपको ये दो कमिटीज नहीं बल्कि यहाँ तक जितनी भी कमिटीज हैं ये सारी कमिटीज अंडर द मेन कमिटी विच वाज हेडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके अंडर हैं। इस एक कमेटी की ये सभी सब कमिटीज हैं। ओके, तो ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी का काम था और वो दिया गया था हमारे उप प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर भी थे उस समय के, जो एंटरिम गवर्नमेंट है उसमें एक खास तरह का पद था, यानी कि सेकंड इन कमांड आफ्टर प्राइम मिनिस्टर जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन कमिटीज के बारे में आप जरूर याद से रख लीजिएगा कि कौन सी कमेटी के हेड कौन थे। दिस इज ऑल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, और किस कमेटी का क्या काम था इसके बारे में हम विस्तार से पिछली क्लास में देख चुके हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी मैंने आपको बताई थी दैट इज ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसके क्या काम थे इसके बारे में जानने के लिए पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें भी हमने ठीक से ये चीजें बता दी है। तो इन सारी कमिटीज से होते हुए हम पहुंचे थे अभी तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन और उसकी कार्रवाई का शुरू हो जाना। फिर आज की क्लास में जो हमारा नया टॉपिक आज होगा दैट इज चेंजेस आफ्टर द पैसेज ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। तो इसी बीच भारत को मिल जाती है आजादी। तो भारत को आजादी ब्रिटेन देता है एक एक्ट पास करके अपनी पार्लियामेंट से, जिसका नाम था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। यानी कि ये एक्ट बताता है कि अब भारत देश आजाद है ब्रिटिशर्स से, ब्रिटिशर्स ने इसकी घोषणा कर दी है। तो उसके बाद कुछ परिवर्तन हो जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की संरचना में। किस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं आइए उनके बारे में देखते हैं। आफ्टर द पैसेज ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 चेंज्ड द सिग्निफिकेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है यानी कि भारत स्वाधीनता अधिनियम, दोनों ही भाषाओं में हमें चीजें पता होनी चाहिए, 1947 1947 इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट चेंज कर देता है, बदल देता है जो संविधान सभा है उसके
महत्व को, उसकी इम्पोर्टेंस को और उसकी जिम्मेदारियों को। देखते हैं उसका महत्व कैसे बदलेगा और उसको क्या नई जिम्मेदारियां मिलेंगी आफ्टर द पैसेज ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। तो आप अगर ठीक से देख सके, इसलिए कुछ देर के लिए मैं खुद को कर लेता हूँ गायब। नाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकेम कंप्लीटली सोवरन। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरी तरह से संप्रभु है। अभी तक इस एक्ट के पास होने से पहले जो भारत का स्टेटस था, यानी कि जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, उस देश का जो स्टेटस था वो था डोमिनियन ऑफ इंडिया, उसे कहते थे। वो डोमिनियन था ब्रिटिशर्स का, यानी कि वो अभी ब्रिटिश के अधीन ही था। अंडर द ब्रिटिश इंडिया इज अ डोमिनियन। ये एक वर्ड होता है जिसमें ब्रिटिश के अधीन रहते हुए ये अपने काम कर सकते हैं, इन्हें आज़ादी है करने की, बट अभी भी एक सुपरविजन रहेगा ऊपर से ब्रिटिश सत्ता का। तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास होते ही तो भारत का स्टेटस फ्रॉम डोमिनियन चेंज हो जाता है एन इंडिपेंडेंट नेशन। भारत बन जाएगा अब एक स्वतंत्र राष्ट्र। ओके, इसकी जो नेशन की जो स्टेटस है ये चेंज होते ही यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसका स्टेटस भी चेंज हो जाएगा। बिकॉज अब ये संविधान सभा किसी डोमिनियन का संविधान नहीं बना रही है, ये एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नेशन का संविधान बना रही है। और इसके लिए इस असेंबली का सोवरन होना, संप्रभु होना जरूरी है। सोवरेनिटी के बारे में हम बहुत विस्तार से बता चुके हैं। सोवरन का मतलब होता है जो एंटिटी फ्री है अपने डिसीजन खुद लेने के लिए। फ्रीडम टू टेक इट्स ओन डिसीजंस इज नोन एज सोवरेनिटी, इट्स ओन डिसीजन। और इसमें एक आगे से वर्ड अगर हम जोड़ दें, विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। भारत में अभी तक जो भी काम किए जा रहे थे, जो भारत की सरकार भी होती थी, वो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से काम करती थी। उसको ब्रिटेन से जो भी ऑर्डर मिलते थे उसके तहत वो कार्य करती थी, तो सोवरेनिटी नहीं थी। लेकिन अब इंडिया इंडिपेंडेंस हो चुका है तो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो भी कंप्लीटली सोवरेन हो चुकी है। ऑफिशियली एक्ट पास हो चुका है। तो सोवरेनिटी का मतलब है आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, किसी और पर आपको निर्भर नहीं होना है। तो now the constituent assembly became completely sovereign because the British government could not limit its powers in any way. Also the constituent assembly can repeal any law. ये important है। completely sovereign होने के क्या मायने हैं तो उन्हें हम ठीक से देख लें। तो completely sovereign होने का मतलब है कि अब जो constituent assembly है वो अपने सारे फैसले खुद ले सकती है, उसे किसी और पावर से इन्फ्लुएंस होने की या उसकी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। और इसका एक मतलब ये भी है कि अब जो संविधान सभा है या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो ऐसे किसी भी कानून को खारिज कर सकती है जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया हो इंडिया के लिए। बीते कुछ वर्षों में जब देश ब्रिटिशर्स के अधीन था, बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए जो इंडिया पे लागू होते थे। समय समय पे ब्रिटिशर्स बहुत सारे कानून बनाते थे इंडिया के लिए। अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंप्लीटली सोवरेन हो चुकी है तो उसके पास ये अधिकार है कि अभी तक जितने कानूनों से रन किया जा रहा था इस देश को, अगर वो चाहे तो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए उन कानूनों को तुरंत खारिज कर दे। इसे ही सोवरेनिटी भी कहते हैं। और इसके बाद क्या चेंजेस आए हैं? सो नाउ द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिड्यूस्ड टू 299 फ्रॉम 389। तो पहले 389 थी और अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ऑफिशियल स्ट्रेंथ है वो 299 हो चुकी है। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द पाकिस्तान वर सेपरेटेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्योंकि आफ्टर द पैसेज ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट इसके तहत ये भी निर्धारित हुआ कि भारत दो हिस्सों में बट जाएगा। एक होगा इंडिया
एंड द अदर पार्ट इज नोन एज पाकिस्तान, और पाकिस्तान भी ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान के तौर पे हमने देखा। यही ईस्टर्न पाकिस्तान बाद में बनेगा बांग्लादेश, बट अभी तो फिलहाल ये ईस्टर्न पाकिस्तान है। ओके, इन रीजन से जितने भी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्ट हुए थे वो अलग हो गए, वो चले गए पाकिस्तान में। तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की ओरिजिनल स्ट्रेंथ कम हो गई, 389 निर्धारित थी, अब वो बढ़ गई 299 हो चुके हैं अब। तो एक्चुअल में अब 299 स्ट्रेंथ के साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपने कार्य करेगी, और इसका रीजन है पाकिस्तान का बनना। और क्या चेंजेस आए हैं? नाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली also became the legislature of independent India। legislature, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में हमने अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास में काफी अच्छे से बताया है। एक बार फिर मैं बता दूं, लेजिस्लेचर का काम होता है किसी भी देश के लिए कानून बनाने का। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी अभी, क्योंकि भारत में इलेक्शन अभी नहीं हुए थे, क्योंकि संविधान बनने का काम तो अभी चल रहा है, जब संविधान बन जाएगा तो उसमें लिखी बातों के आधार पर ही इलेक्शंस होंगे और एक नया पूरा खाका तैयार होगा। तो तब तक, जब तक भारत में संविधान नहीं बनता, तब तक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वही पार्लियामेंट के तौर पे काम करेगी। तो द फर्स्ट पार्लियामेंट of independent India is the constituent assembly itself। तो जिस सभा के पास कार्य है भारत के लिए संविधान बनाने का, उसी ने अब भारत में इस समय तक, जब तक ये संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार ना हो जाए, तब तक उसने देश की संसद के रूप में भी काम करना है। तो दो रोल उसने प्ले करना है, और देश की संसद देश के लिए कानून बनाने के बारे में भी विचार करेगी, न सिर्फ संविधान से इतर जो कानून होते हैं, जो उनकी आत्मा होती है, उसके आधार पर संविधान में जो कानून बनते हैं उनका काम करेगी यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो नाउ इट हैड टू रोल्स टू प्ले। On the one hand, it had to make constitution for independent India, and on the other hand, as a legislature, it had to make new laws and also had to execute those laws। तो अब देश में शासन चलाना है भारतीयों ने, और भारतीय ही एक संसद के तौर पे कार्य करेंगे, और वो कुछ कानून बनाएंगे और उन्हें लागू करेंगे जब तक हमारे देश का पूरा संविधान तैयार नहीं हो जाता। ओके, यहाँ तक की बात अगर क्लियर हो तो आगे बढ़ते हैं। The Constituent Assembly plays these roles on alternate days। तो हम देखेंगे कि Constituent Assembly ने अपने इन रोल्स को कैसे प्ले किया। ओके, जो दो रोल हैं, यानी कि एक लेजिस्लेचर के तौर पे और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तौर पे, ये दो रोल उसने कैसे प्ले किए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये दो रोल बखूबी निभाए और ऑल्टरनेट डेज, यानी कि एक दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपनी जो डिस्कशन है वो करती थी, और अगले दिन एज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया या एज अ लेजिस्लेचर बैठते थे और कानून बनाने का काम करते थे। तो इन दो रोल्स को कैसे स्विच किया जाता था उसके बारे में देखते हैं। व्हेन इट वाज वर्किंग एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब वो एक संविधान सभा के तौर पे काम कर रही होती थी, देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रिसाइड ओवर द प्रेसिडेंट चेयर। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसकी अध्यक्षता करते थे और प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठते थे। एंड व्हेन इट वाज वर्किंग एज द लेजिस्लेचर, देन जीवी मावलंकर प्रिसाइड ओवर द प्रेसिडेंट और स्पीकर चेयर। तो जब वो एक पार्लियामेंट की तरह काम करती थी या एक लेजिस्लेचर की तरह काम करती थी, तब जीवी मावलंकर उसकी अध्यक्षता करते थे, या जैसे लोकसभा में स्पीकर होते हैं ऐसे ही स्पीकर के तौर पे काम करते थे। तो यहाँ से एक और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि जो चेंजेस हुए हैं आफ्टर द पासिंग ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट, वो चेंजेस क्या है। तो पहला चेंज तो है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी स्ट्रेंथ बदल गई है। इट गॉट रिड्यूस्ड फ्रॉम 389 टू जस्ट 299 मेंबर्स। दिस इज द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ये हमें मालूम होनी चाहिए। और दूसरी है, नाउ इट बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, और जो फर्स्ट पार्लियामेंट है उसमें स्पीकर कौन है, तो ये एक और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है।
वो है GV मावलंकर। तो इनके नाम हमें मालूम होने चाहिए। GV मावलंकर, ये नाम याद रहना चाहिए, और 299 की जो स्ट्रेंथ है ये याद रहनी चाहिए। ओके, तो इतनी बात रही थी कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास होते ही क्या चेंजेस आए। And from 17th November 1947, when the first meeting as the Legislative Assembly took place, to 24th January 1950, when the last meeting of Constituent Assembly held, the body plays both of its role alternatively. तो 17 नवंबर 1947 से 24 जनवरी 1950 तक एक दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिस्कशन करती थी और एक दिन हमें देखने को मिलती थी हमारे देश की लेजिस्लेचर के तौर पे वो काम करते हुए, और ये काम बखूबी दोनों इतने पूरे टाइम पीरियड में उन्होंने निभाया। ठीक है, तो ये एक नई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है कि पहली जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी इंडिया की, जो लेजिस्लेचर के तौर पे कार्य कर रही थी, उसकी फर्स्ट मीटिंग होती है 17 नवंबर 1947 को, और ये कब तक होती है? तो 24 ऑफ जनवरी 1950 तक होती है। ओके, ऑन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को, इट्स रोल एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मली ओवर एंड टिल द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट पार्लियामेंट, यानी कि आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ 1951-52, इट वर्कड एज द एंटरिम पार्लियामेंट। तो जैसे एंटरिम गवर्नमेंट थी, जब तक कि नई गवर्नमेंट के लिए इलेक्शंस ना हो जाएं, तब तक जो देश में सरकार संभालने का काम जिस गवर्नमेंट को दिया गया उसे एंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं। इसी तरह जब इलेक्शन होंगे उसके बाद जो लोग चुनकर आएंगे वो बनाएंगे प्रॉपर पार्लियामेंट हमारे देश की। लेकिन जब तक वो काम नहीं हो जाता, क्योंकि संविधान अभी लिखा जाना है और संविधान में लिखी बातों के आधार पर ही तो इलेक्शन होगा, वो इलेक्शन होगा तब पार्लियामेंट बनेगी। तो जब संविधान लिखा जा रहा है तब एक एंटरिम पार्लियामेंट बनेगी जो सिर्फ यहाँ से संविधान बनने तक हमें ले जाएगी। तो 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम होता है खत्म फॉर्मली, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम पूरा हो जाता है। इसके साथ ही अब जो डुअल रोल प्ले कर रही थी ये असेंबली, एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तौर पे और एक तरफ हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली के तौर पे, इसका एक रोल हो गया फिनिश, एंड नाउ इट वर्क सिंपली एज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो अब इसका सिर्फ एक काम रह गया है, वो है पार्लियामेंट की तरह कार्य करना, और ये तब तक जारी रहा जब तक हमारे देश में फर्स्ट जनरल इलेक्शन नहीं हो गए। फर्स्ट जनरल इलेक्शन हमारे हुए थे 1951-52 में। तो हमारे देश का संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, जिसके नाम पर ही हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और उसके लागू होने के बाद इलेक्शन की प्रोसेस शुरू कर दी गई, और फाइनली 1951-52 के टाइम पीरियड में पूरे भारत में सक्सेसफुली जनरल इलेक्शंस करा दिए गए। और इन जनरल इलेक्शंस की एक खास बात थी कि इसमें हमें मिला था यूनिवर्सल एडल्ट पंचायत, जिसे हम कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ओके, इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि एक खास एज ग्रुप, जैसा कि हमारे यहाँ आज के समय पर है कि 18 ईयर की एज वाला और उससे ऊपर का हर व्यक्ति वोट दे सकता है, उसे पूरा इक्वली राइट मिला हुआ है, पॉलिटिकल राइट। ये 1951-52 के फर्स्ट जनरल इलेक्शन में पूरे भारत की जनसंख्या ने पहली बार मतदान किया, एडल्ट जनसंख्या ने, और ये अपने आप में ऐतिहासिक था, क्योंकि अमेरिका जैसे देशों में जब पहली बार इलेक्शन हुआ था तो महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं मिले थे, लेकिन हमारे देश ने ये शुरुआत में ही तय किया, और काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेप था इस डायरेक्शन में कि हमारे देश के सभी लोगों ने एक साथ वोट दिया, और इतने बड़े इतने डाइवर्स कंट्री में हमने एक सक्सेसफुल इलेक्शन करवाए, जिसका श्रेय जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया।
उनको श्रेय जाता है इस बात का। और इसके तहत इंतरिम पार्लियामेंट का काम भी खत्म होगा आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, और नए जो लोग मिलकर चुनकर आए हैं वो अब नई पार्लियामेंट बनाएंगे। और तब से ये प्रोसेस चल पड़ी जो अभी तक जारी है। हमारे देश की पार्लियामेंट इसी तरीके से हर 5 साल में इलेक्शन के बाद चुनी जाती है और वो फिर काम करती है, खासतौर पर लोकसभा। ओके, तो आज हमने कितनी चीज़ें सीखी हैं। आज हमने देखा था आफ्टर ये कमिटीज़ के बारे में, एंतरिम गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट हमने जाना था, और जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है उसके पास होने के साथ ही क्या चेंजेस आ गए थे उनके बारे में जाना था। इसके पास होने के साथ ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके रोल्स चेंज हो गए, उसका जो महत्व है वो बदल गया, जिसे हमने विस्तार से देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब कंप्लीटली सोवरेन हो चुकी थी और किसी भी लॉ को जो ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था भारत के लिए वो उसको खारिज कर सकती थी। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मेंबरशिप है वो 299 पे सीमित हो गई थी, बिकॉज मुस्लिम लीग के मेंबर्स जो अलग पाकिस्तान की मांग करते थे वो उनके लिए एक अलग पाकिस्तान बना और वो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल हुए होंगे। इसके अलावा भारत की जो संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इस एक्ट के पास होने के साथ ही वो भारत की विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर, कानून बनाने वाली बॉडी भी बन जाती है। और लेजिस्लेचर के तौर पे काम करते हुए या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तौर पे काम करते हुए उन्होंने जो तरीका चुना है वो है ऑल्टरनेट डेज पे, यानी कि मंडे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ट्यूसडे लेजिस्लेचर, देन वेंसडे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, थर्सडे लेजिस्लेचर। इस तरह से एक दिन संविधान सभा के तौर पे कार्य करेगी और एक दिन एज अ पार्लियामेंट या एज अ लेजिस्लेचर काम करेगी। तो जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तौर पे काम करेगी तब उसको उसकी प्रेसिडेंटशिप या उसके जो चेयर करेंगे वो होंगे राजेंद्र प्रसाद, और जब वो लेजिस्लेचर के तौर पे कार्य करेगी तो उसे चेयर करेंगे जी.वी. मावलंकर। और ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है अबाउट जी.वी. मावलंकर, अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये हमें याद रखनी होगी। और फिर हम देखते हैं कि फर्स्ट मीटिंग होती है लेजिस्लेटिव असेंबली के तौर पे, लेजिस्लेचर के तौर पे, वो होती है 17 नवंबर 1947 को। ये भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम 26 जनवरी 1950 को पूरा हो जाता है और तब से वो सिर्फ एज अ पार्लियामेंट काम करती है, या द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के तौर पे काम करती है, और ये काम जारी रहता है फर्स्ट जनरल इलेक्शन होने तक। तो इतनी बातें आई होप आपकी समझ में आई होंगी। और कल हम फिर डिस्कशंस देखेंगे किस तरह से हुए हमारे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में और किन किन बातों पे चर्चाएं की गई। उसकी फर्स्ट रीडिंग हुई थी, सेकंड रीडिंग हुई थी, थर्ड रीडिंग हुई थी, कितने सारे उसमें अमेंडमेंट्स किए गए। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कुछ खास काम किए, जैसे नेशनल फ्लैग का चुना जाना हो, कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप लेना हो, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग के बारे में। इन सब बातों से होते हुए फिर आगे की क्लासेस में हम कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनाएंगे। वो ये होंगे कि कौन कौन से चैलेंजेस थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने और उन चैलेंजेस से उन्होंने कैसे सॉल्यूशन उनके प्रोवाइड किए थे। तो इतनी सारी बातें हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जाननी है। तो आई होप आपको आज कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको लगता है कि आपको जो जानकारी मिली वो इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट थी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से हम क्लासेस अपनी आगे जारी रखें तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। और हम समय समय पे आपके लिए फ़िलहाल अभी हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लासेस लेकर आ रहे हैं। आने वाले समय में अन्य सब्जेक्ट्स में भी हम बात करेंगे। ओके, और इसके साथ ही हमारे CDS NDA से रिलेटेड ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। सो इफ़ यू वांट टू गेट एडमिशन टू दोज, आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हम RIMC, RMS और सैनिक स्कूल से रिलेटेड क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। उनके लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।